आज अपन लोग प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारकों में यूनिट 4 पढ़ेंगे। उसके अंदर अपना टॉपिक होगा भारत की राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। राष्ट्रपिता के नाम से विश्वविख्यात अहिंसा पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी का अध्ययन करें तो भारतीय राजनीति के अंतर्गत मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। माता धार्मिक विचारों से प्रेरित थी और गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इंग्लैंड के अंतर्गत उच्च शिक्षा एवं विधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहां पर गए थे। विधि की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय राजनीति के अंतर्गत प्रवेश करते हैं तो उनकी स्थिति शून्य जैसी थी। ऐसी स्थिति में 1914 के अंतर्गत वह दक्षिणी अफ्रीका चले गए। वहां उन्होंने अंग्रेजों की द्वारा संचालित शासन व्यवस्था में रंग भेद और काले गोरे की भावना को देखा। ऐसी स्थिति के अंतर्गत अब्दुल्ला केस लड़ने के पश्चात 1915 के अंतर्गत भारतीय राजनीति के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। भारत के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य संपूर्ण रूप से वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका था। अंग्रेज लोग भारतीयों के ऊपर जुर्म कर रहे थे। अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारतीयों का शोषण कर रही थी। चारों ओर आर्थिक विषमता और न्याय नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसी स्थिति में मोहनदास करमचंद गांधी ने 1917 के अंतर्गत चंपारण का आंदोलन किया। यह उनका पहला आंदोलन था और 1920 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन दरअसल में एक अहिंसात्मक आंदोलन था, परंतु 1922 के अंतर्गत चोरा चोरी कांड होने के कारण मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मा को ठेस लगी और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1924 के अंतर्गत कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में प्रथम और अंतिम बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसके पश्चात
गांधी ने जब 1927 में साइमन कमीशन आया तो उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से विरोध किया। साइमन गोबेक गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत लंदन के अंतर्गत भाग लिया और अपने अहिंसात्मक तरीकों के द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, परंतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 के अधिनियम में जो प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी उससे भी गांधी संतुष्ट नहीं थे। ऐसी स्थिति में गांधी ने सोचा कि ब्रिटिश सरकार और इन फिरंगी लोगों को भारत से हटाए बिना हमें संप्रभुता प्राप्त नहीं होगी। और गांधी ने 1942 के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन किया था। उसमें उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, डू एंड डाई। और जिसका परिणाम यह हुआ कि 1946 के अंतर्गत लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक योजना प्रस्तुत की। लेकिन यह योजना विभाजित भारत का स्वरूप प्रस्तुत कर रही थी, जिसका गांधी ने संपूर्ण हिंदुस्तान के अंतर्गत जोर देकर विरोध किया। और उन्होंने कहा, गांधी ने, कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, मेरी मृत्यु पर होगा। लेकिन संपूर्ण भारत में एक सांप्रदायिकता की आग फैल गई थी, जिससे गांधी बहुत अधिक चिंतित हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से अपने विचारों का और शासन का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए गांधी ने मजबूर होकर के खंडित भारत की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। यह उनकी मजबूरी थी और गांधी ने इसे स्वीकार कर दिया। तो गांधी का जीवन और दर्शन को हम लोग देखें, अहिंसा और सत्य का पुजारी गांधी के मन में किसी की पीड़ा देने की भावना कभी नहीं थी। वो स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन एक अहिंसात्मक साधनों के द्वारा। उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं दिया, बल्कि अहिंसा के द्वारा एक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। गांधी के विचारधारा और दर्शन को हम लोग देखें तो हम लोग सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, वो आता है गांधी का आदर्श राज्य। आदर्श राज्य। देखिए, गांधी के आदर्श राज्य की अपन बात करें तो गांधी ने एक तो कहा था पूर्ण आदर्श राज्य। गांधी ने दो प्रकार के राज्य बताए, पूर्ण आदर्श राज्य और अर्ध आदर्श राज्य। अर्ध आदर्श राज्य। गांधी ने कहा पूर्ण आदर्श राज्य के अंतर्गत राज्य विहीन व्यवस्था हो और अर्ध आदर्श राज्य के अंतर्गत जो अहिंसात्मक समाज की स्थापना करना हो। तो गांधी का मानना था कि जब नागरिकों में अपने कर्तव्य और दायित्वों का उचित बोध हो जाएगा तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नागरिकों में जब मॉरलिटी होगी, अपने कर्तव्य होंगे, अपनी ड्यूटीज होगी, तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं वह राज्य जो है उसको राज्य विहीन राज्य कहेंगे। आदर्श राज्य जिसमें
मतलब एक राज्य की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया गया था, बल्कि राम राज्य की परिकल्पना की गई थी, क्योंकि राम राज्य के अंतर्गत ड्यूटीज को महत्व दिया गया था। गांधी के आदर्श राज्य में हम लोग देखते हैं प्लेटो की विचारधारा मिलती है। प्लेटो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आदर्श राज्य की बात करता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें गांधी की विचारधारा और दर्शन के अंतर्गत, तो आदर्श राज्य का स्वरूप कैसा होगा। उन्होंने कहा नंबर 1 शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप। अब आता है नंबर 1 पॉइंट, वो आता है शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप। गांधी की विचारधारा थी कि जो मॉडल है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। उन्होंने कहीं पर भी राजतंत्रीय सत्ता, निरंकुश सत्ता, कुलीन तंत्रीय सत्ता और एक तानाशाही सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा शासन वही सर्वश्रेष्ठ है जिसमें जनता का बहुमत हो, जनता की सरकार हो, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हो। अर्थात उन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया। नंबर 2 उन्होंने कहा सत्ता का विकेंद्रीकरण। उन्होंने कहा सत्ता जहां केंद्रित होगी वहां पर सत्ता क्या है, निरंकुशता की बू आएगी, निरंकुश होने का डर रहेगा। सत्ता उन्होंने कहा स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग देखते हैं सत्ता का जो है स्थानीय स्तर से लेकर जो राष्ट्रीय स्तर तक सत्ता का जो रूप होगा वो बच्चों विकेंद्रीकृत होगा। एक व्यक्ति विशेष की सत्ता नहीं होगी। अर्थात गांधी की जो विचारधारा और दर्शन को देखें तो हम लोग देखते हैं कि सत्ता का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण होगा। उन्होंने कहा पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, तालुका स्तर पर और जिला स्तर पर जितना स्थानीय स्वशासन मजबूत होगा उतनी सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। नंबर 3 उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, वो कही थी आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की संपत्ति जो है, एक सिंगल व्यक्ति का अगर संपत्ति पर स्वामित्व रहेगा तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, पूंजीपति बन जाएगा और पूंजीपति की बू आने लग जाएगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति जो है व्यक्ति के स्वामित्व के नहीं होकर के उसका विकेंद्रीकरण, यानी कि उन्होंने, मैं आगे आपको बताऊंगा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। एक व्यक्ति विशेष की नहीं, जो संपत्ति है वो पूरे ट्रस्ट की है। नंबर 4 कही उसने बात अहिंसात्मक समाज। समाज का जो स्वरूप है वो भेड़िए की तरह बर्बर नहीं होना चाहिए। हिंसा का स्वरूप उन्होंने कहीं पर भी हिंसा की वकालत नहीं की, वो सदैव अहिंसा के ऊपर बल देते थे, सत्याग्रह करते थे। और उन्होंने कहा कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि हम अहिंसा के द्वारा ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अहिंसा जब समाज के अंतर्गत केंद्रित होगी तो निश्चित रूप से वह समाज एक सुसंगठित और विकसित और पुष्पित और पल्लवित होगा। तो उन्होंने, गांधी ने अहिंसात्मक समाज पर बल दिया। नेक्स्ट आता है नागरिक अधिकारों पर बल, फंडामेंटल राइट्स। भारत सदियों से गुलाम था, ब्रिटिश सरकार भारत के ऊपर शिकंजा कसे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों के अंतर्गत नागरिक अधिकार नहीं होंगे तब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने मौलिक अधिकारों यानी कि नागरिक अधिकारों पर बल दिया। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि गांधी नागरिक अधिकारों के ऊपर बल देते थे। नेक्स्ट आता है
श्रम की अनिवार्यता। देखिए, श्रम से तात्पर्य यहां पर है कि गांधी, आपने देखा होगा, हाथ करगा, लघु करगा, जो गांवों के अंतर्गत चौपालों में लोग बैठे रहते हैं, अपनी धोती पहने रहते हैं और शरीर उनका आधा जो है बदन ढका हुआ नहीं रहता, वो चरखा चलाते हैं, सूत काटते हैं बैठे बैठे और अपना काम करते हैं। लघु उद्योग, हाथ करगा, कुटीर उद्योग, स्वयं गांधी ने जो है कुटीर उद्योगों के अंतर्गत हार करगा, सिलाई और बुनाई करते थे। तो उन्होंने हमेशा खादी को महत्व दिया। गांधी का मानना था कि श्रम वर्ग उद्योगों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग के द्वारा सदैव कार्य करना चाहिए और जितना श्रमिक वर्ग कार्य करेगा उतना ही उसका जो है विकास होगा और उससे देश का भी विकास होगा। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से तात्पर्य यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 जातियों का उन्होंने समर्थन किया। लेकिन हरिजन वर्ग के लिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति कर्म से महान होता है, निम्न कार्य करने से महान नहीं होता। गांधी स्वयं एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे जिन्होंने अपना स्वयं का कार्य करना प्रारंभ किया और वे स्वयं अपने रोजमर्रा के कार्य अपने हाथ से करते थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं गांधी की विचारधारा और दर्शन को। तो गांधी ने वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों का उन्होंने समर्थन किया। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो आता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। गांधी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दलित है, हरिजन है, आप उनको ये मत कहिए, जाति का हवाला देकर के उसकी उपेक्षा मत कहिए और उसका दिल मत दुखाइए। जाति से व्यक्ति महान नहीं बनता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कही। और इसके अलावा गांधी ने सदैव जो है संविधान के अंतर्गत भी गांधी को के विचारों को, संविधान के आर्टिकल हम अगर 17 को पढ़ें तो आप लोग देखेंगे कि छुआछूत, अस्पृश्यता निषेध अधिनियम पारित किया गया है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में कभी भी वो आड़े नहीं आता है। तो गांधी ने सदैव अस्पृश्यता का अंत करने की बात कही। नेक्स्ट आता पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष समाज, सेक्युलरिज्म। गांधी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, कोई भी अनेक जातियां, मत, मतांतर, भाषाएं, भारतीय राजनीति के अंतर्गत गांधी ने कहा विविधता में एकता है। गांधी ने किसी भी एक धर्म विशेष पर बल नहीं दिया। उन्होंने कहा धर्म वही अच्छा है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में हमें सुसंस्कारवान बनाता है। उन्होंने किसी भी धर्म के ऊपर प्रहार नहीं किया। उन्होंने कहा व्यक्ति सबसे बड़ा है, मानव सेवा सबसे बड़ी है, धर्म हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, नैतिकता की ओर ले जाता है और धर्म विहीन राजनीति का कभी कोई महत्व नहीं है। इसीलिए गांधी ने जो है धर्म को, धर्मनिरपेक्ष राज्य को महत्व दिया और कहा राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। नेक्स्ट है गोवध का निषेध। गांधी ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत गाय को अपनी माता का दर्जा दिया। उन्होंने कहा जो गोवध करते हैं वो कायर है, वो हिंसक है, उनमें नैतिकता नहीं है, उनमें मूल्य नहीं है, उनमें चरित्र नहीं है, वो देश का, राष्ट्र का और अपनी माता का अपमान कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि गोवध, गाय की कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि गाय हमारी माता है, उसका आदर और सत्कार करना चाहिए। नेक्स्ट आता है निशुल्क प्राथमिक शिक्षा। गांधी ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि निशुल्क आदर्श जो है प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है प्राइमरी स्तर पर वो निशुल्क होना चाहिए, उसका कोई शुल्क नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति समाज के अंतर्गत जो बच्चों को पढ़ाना चाहता है वो अच्छी तरह से उनको पढ़ा सके, समझा सके। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि गांधी ने सदैव निशुल्क प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बल दिया।
नेक्स्ट आता है लोक कल्याणकारी राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेलफेयर स्टेट। गांधी की विचारधारा और दर्शन के अंतर्गत जो आदर्श राज्य की परिकल्पना की, उन्होंने वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही। और लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत जो है सभी वर्गों का स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, न्याय होगा, भ्रातृत्व होगा, और हर वर्ग, चाहे निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, सभी का कल्याण किया जाएगा। तो गांधी ने सभी वर्गों को एक स्थान पर लाने की पूरी कोशिश की। और लास्ट पॉइंट आता है अपने आदर्श राज्य का, वो ये आता है राजनीति के आध्यात्मिकरण पर बल। गांधी ने कहा कि धर्म विहीन राजनीति राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति धर्म के अधीन है। और जो धर्म पर राजनीति करता है वह राजनीति कभी दूषित नहीं होगी, उस राजनीति में करप्शन नहीं होगा, क्रिमिनलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा जो है एक ऐसा उन्मुक्त वातावरण होगा जिसके द्वारा समाज के अंतर्गत नवीन चेतना जागृत होगी। तो गांधी ने मूल रूप से राजनीति के आध्यात्मिकरण पर बल दिया। तो ऐसी स्थिति में गांधी का जो आदर्श राज्य है वो एक राम राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करता है और एक आदर्श राज्य की प्रस्तुत करता है जिसमें नागरिकों के अधिकारों, समानता और स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता मेरा गांधी के आर्थिक विचार। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा जो आता है गांधी के आर्थिक विचार। देखिए गांधी के हम अगर आर्थिक विचारों का अध्ययन करें तो बच्चों गांधी के जो आर्थिक विचार है, गांधी मूल रूप से एक संत थे, न तो वो राजनीतिज्ञ थे और न वो अर्थशास्त्री थे, लेकिन राज्य के स्वरूप, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने सांगोपांग रूप से विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया। गांधी की जो विचारधारा थी वो आर्थिक विचारों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो नंबर 1 उनका आता पूंजीवाद का विरोध। गांधी ने सदैव व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध किया और जो व्यक्ति अमीर अधिक अमीर बन रहा है, गरीब अधिक गरीब बन रहा है और गरीब और अमीर के बीच में जो खाई हो रही है, उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया। और गांधी ने कहा पूंजीवाद से समाज का कभी भी विकास नहीं हो सकता। नंबर 2 उन्होंने कहा औद्योगिकरण का विरोध। उन्होंने कहा समाज और राष्ट्र के विकास के अंतर्गत पूंजीपति लोग उद्योगों के ऊपर बल दे रहे हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक औद्योगिक विकास होगा निश्चित रूप से मानव की जो काम करने की शक्ति है उसका मानव शक्ति का डिक्लाइन हो जाएगा। उन्होंने श्रम पद्धति पर महत्व देते हुए कहा कि जब तक हम लोग श्रम नहीं करेंगे, कुटीर उद्योग नहीं करेंगे, हाथ करघा उद्योग नहीं लगाएंगे, तब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में मोहनदास करमचंद गांधी के विचारों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो उन्होंने उद्योगीकरण का विरोध किया, लेकिन उसने सबसे बड़ा जो पॉइंट बताया नंबर 3 पर कुटीर उद्योगों का समर्थन। उन्होंने लघु और छोटे कुटीर उद्योगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा जब छोटे हाथ करघा, लघु और कुटीर उद्योगों का जो है पनाह दी जाएगी, उनको जो है सबलता दी जाएगी, तो निश्चित रूप से समाज के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, विकेंद्रीकृत होगी और उससे व्यक्ति स्वाभिमान के साथ अपना आत्मनिर्भरता, रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में गांधी ने कुटीर उद्योगों का भी समर्थन किया। और नेक्स्ट पॉइंट आता है अपरिग्रह का सिद्धांत। अपरिग्रह का तात्पर्य जैन धर्म और दर्शन में भगवान महावीर के सिद्धांतों को देखें तो किसी भी चीज का परिग्रह नहीं करना। अपरिग्रह, जितनी जो आवश्यकता है उसको काम में लो, लेकिन आज की दुनिया चकाचौंध और भौतिक साधनों के अंतर्गत 30 दिन अगर दिन में महीने के आते हैं तो उनके पास में 60 कपड़े होंगे, एक दिन में 2 कपड़े चेंज करेंगे। 30 अगर जूते हैं तो एक दिन के 60 जोड़ी होगी। तो गांधी ने कहा कि जितनी आवश्यकता है उतना ही आप परिग्रह करें,
और उन्होंने इसीलिए अप्रिग्रह सिद्धांत का भी समर्थन किया। और लास्ट पॉइंट आता है वर्ग सहयोग पर बल। गांधी ने कहा कि वर्ग सहयोग, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कोई भी जाति धर्म भाषा के आधार पर हो, आपस में सब मिलकर के भाईचारे का सिद्धांत दिया। तो गांधी की विचारधारा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं उन्होंने आर्थिक विचारों के अंतर्गत जो सबसे बड़ा और लास्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक थॉट, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी की विचारधारा के अंतर्गत कहा कि व्यक्ति जो मुनाफा कमाता है वो मुनाफा एक ट्रस्ट के अंतर्गत डाल दिया जाए और ट्रस्ट लोगों से मिलकर के बने, और उस ट्रस्ट का जो पैसा है मुनाफा वो गरीबों को, दीनहीन को और ऐसे लोगों में बांट दिया जाए जिनको रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध नहीं है। अर्थात गांधी की विचारधारा के अंतर्गत एक वेलफेयर भावना थी, लोक कल्याणकारी भावना थी। और इसीलिए हम लोग देखते हैं गांधी ने सदैव अपनी विचारधारा के अंतर्गत जो इकोनॉमी थॉट है वो मूल रूप से देखते हैं कि उन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांतों के ऊपर बल दिया। नेक्स्ट जो मेरा आता है गांधी की विचारधारा, वो आता है सामाजिक विचार। सामाजिक विचार, सामाजिक विचार, गांधी के हम लोग सामाजिक विचारों का अध्ययन करें तो देखिए गांधी का सामाजिक विचारों में सबसे बड़ा पॉइंट आता है, वो आता है अस्पृश्यता का अंत। गांधी ने कभी कहीं पर भी छुआछूत की भावना को सबलता प्रदान नहीं की, बल्कि अस्पृश्यता, छुआछूत, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव रखना और उनसे दूरी बनाए रखना। ब्राह्मण वर्ग जो ये कहते थे, जो पोंगे पंडित, वो ब्राह्मण वर्ग ये कहते थे कि दलित है इनको दूर रखना, उन पोंगे पंडितों के ऊपर गांधी ने प्रहार किया कि कोई भी व्यक्ति जाति से महान नहीं बनता, कर्म से महान बनता है। और इसीलिए गांधी ने जो है अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए दूसरी बात उन्होंने कही नारी सुधार पर बल, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। उन्होंने नारी शिक्षा के ऊपर, नारी सुधार के ऊपर, नारी पर्दा प्रथा के ऊपर, नारी घूंघट प्रथा के ऊपर, उन्होंने नारी के संपूर्ण विकास के ऊपर बल दिया। और उन्होंने कहा कि अगर नारी शिक्षित होगी तो एक व्यक्ति, नारी से एक परिवार होगा, परिवार से राज्य होगा और राज्य से राष्ट्र होगा। यानी कि नारी को राष्ट्र के विकास की बुनियादी आधारशिला बताया। नेक्स्ट आता है बुनियादी शिक्षा पर बल। गांधी ने बुनियादी शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो छोटे अक्षर ज्ञान की शिक्षा है, आखर ज्ञान, उन्होंने उसके ऊपर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिस राष्ट्र के अंतर्गत अक्षर ज्ञान होगा प्रत्येक व्यक्ति को, वो समाज और राष्ट्र उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। तो गांधी ने प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा के ऊपर भी बल दिया। और लास्ट पॉइंट आता है अहिंसा आधारित समाज। उन्होंने कहा समाज के अंतर्गत अगर हिंसा अधिक होगी तो समाज का कभी भी विकास नहीं होगा। उन्होंने समाज का जो ढांचा बनाया वो ये था कि अहिंसा के ऊपर आधारित होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम गांधी की विचारधारा और दर्शन को देखें तो गांधी भारतीय राजनीतिक और विचारधाराओं के इतिहास के अंतर्गत भारत के अंतर्गत एक ऐसे पुरुष हुए जिन्होंने सत्य अहिंसा और आपके जो है सत्य अहिंसा के ऊपर एक ऐसा बहुमंजिल तैयार की। भले ही आज गांधी इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गांधीवाद जीवित है। और गांधी को आज विश्व की महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी नतमस्तक करता है, क्योंकि गांधी की विचारधाराओं के अंतर्गत जो है सत्य भरा हुआ था, अहिंसा भरी हुई थी। उनके विचार सत्य पर आधारित थे और उनके विचार जो है आज भी भारतीय समाज में नहीं बल्कि बदलते विश्व परिदृश्य के अंतर्गत आज उनकी उपयोगिता है। तो ऐसे राष्ट्रपिता के विचारों को हम नतमस्तक करते हैं। थैंक यू।